नमस्कार, आदाब। आप सबका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा इस्मत चुगताई का नावल अजीब आदमी। ये नावल मैं आपको किस्तवार सुना रहा हूँ। कल मैंने आपको सुनाई थी इसकी पहली किस्त, आज सुना रहा हूँ दूसरी किस्त। सुनिए, अजीब आदमी की दूसरी किस्त। भाई, अब धर्मदेव बड़े आदमी हो गए, एयर कंडीशन ऑफिस में दिन भर छोकरियों के इंटरव्यू लेते हैं। मुझे तो लगता है उनकी नीयत डामाडोल हो रही है। और फिर रीता लाख की हीरोइन ठहरी। अभी तो टेलीफोन पर कानों में रस घोल रहा था और भैया की बातें सुनकर फिर कड़वे कसैले शुभात बिस खोलने लगे। आध घंटे तक टेलीफोन खटखटाती रही। मालूम हुआ इंगेज है। घर में मेहमान आने लगे। मिठाई और फल फूल की थालियां सजने लगी। बच्चे सीढ़ियों पर धमाचौकड़ी मचा रहे थे। बड़ी सरमारी के बाद दफ्तर का नंबर मिला। मालूम हुआ कि अभी रीता देवी को मोटर तक पहुंचाने गए। 15 मिनट बाद फिर फोन किया। मालूम हुआ अभी नहीं लौटे। फिर फोन किया। हाथ बुरी तरह लरज रहे थे। आपके धर्मदेव की मीठी आवाज कान में पड़ी तो मंगला की जबान तालू से चिमट गई। अपने शक के दिल पर बहुत गुस्सा आया। क्या है मंगलू यार, आ रहे हो ना पूजा में? पूजा? हाँ, दुर्गा पूजा है ना। ओ, धर्मदेव की आवाज बुझ गई। वो बात यह है मंगला, थोड़ा सा काम निकल आया तो तुम नहीं आओगे। आऊंगा तो, पर शायद देर हो जाए। पूजा का समय बीत जाएगा तब। मगर मंगला, बात यह है, सुनो सुनो तो मंगला। मगर मंगला ने टेलीफोन पटक दिया और कोहनी में सर देकर मेज पर झुक गई। नहीं आ रहे हैं, भैया ने तीर मारा। कहते हैं शायद देर हो जाएगी। आएंगे तो सही। देर तो होगी, कभी जल्दी भी हुई है? एक पिक्चर हिट हुई तो दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। तो फोन मिला, मैं बात करूंगी। मां पल्लू से हाथ पोंछती लपकी। नहीं, किसी की विनती करने की कोई जरूरत नहीं मां। आते हैं आए, नहीं आते ना आए। वो तो बस खुशामद की लत पड़ गई है उन्हें। शीला का टेस्ट लेने को कहा तो टाल गए। शरीफ लड़कियों के लिए ये लाइन अच्छी नहीं। शीला पर भैया बुरी तरह रीझे हुए थे। पूजा का वक्त हो गया। सबको धर्मदेव का इंतजार है। बार बार सबकी नजरें मंगला की तरफ उठती हैं। वो चोर सी बैठी है। काश वो समय को मुट्ठियों में भींच सकती। 7, 7:30, 8, फिर 9। कोई ना आया। 11 बज गए। मेहमान जा चुके थे। मगर मंगला दरवाजे से पीठ लगाए चौखट पर बैठी थी, जैसे हर पतिव्रता औरत अपने लाउबाली पति के इंतजार में बैठा करती है। पर अभी तो वो कुंवारी है। शादी के बाद क्या होगा? अगर केशव भी नाकाम लौटा तो? मगर केशव नाकाम नहीं लौट सकता। केशव धर्मदेव का सबसे अहम चमचा था। वो बंबई टॉकीज में कैंटीन में था और अपने खाते में धर्मदेव का उधार लिखवा लिया करता था। कितने सिगरेट पिलाए थे, पान खिलाए थे, ऑमलेट ठुसवाए थे, ये धर्मदेव नहीं भूला था। जब उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो केशव उसके साथ आ गया।
कोई ख़ास काम उसके ज़िम्मे नहीं था। वही सिगरेटें पिलाना, ऑमलेट मंगवाना, वली नाका से बीड़े लगवा कर लाना, मगर आप पैसे धर्मदेव की जेब से आते थे। वो साई की तरह उसके इर्द गिर्द मंडलाता रहता। बाथरूम में भी जाता तो वो बाहर पहरा दिया करता। अगर मंगला उसे नापसंद होती तो धर्मदेव की मजाल नहीं थी कि उससे राहो रस्म बढ़ाता, मगर उसने मंगला को बहन बनाया हुआ था। उससे बेहतर घर वाली धर्मदेव ही नहीं, बहुत से उसके दोस्त प्रोड्यूसर भी केशव से मरूब थे। अगर कोई जरा भी उससे अकड़फू करता, वो फौरन उसका पत्ता कटवा देता। ईमानदारी नहीं था, बल्कि दूसरे चमचों की साख बिगाड़ने के लिए विस्की की बोतलें जेब से दाम भर के सस्ती लाता। लोगों ने दुगनी तिगुनी तनख्वाह देकर उसे धर्मदेव से तोड़ना चाहा, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। धर्म जी तो मुझे कौड़ी न दें और जूते मार के निकालें तब भी नहीं छोड़ने का। जब धर्म जी ये बातें सुनते तो फूल कर गुब्बारा हो जाते। न जाने कितने साल इंडस्ट्री में गुजारे, कभी छोकरी बोकरी के फंदे में नहीं फंसा। अपनी निहायत घरेलू सी बीवी और 3 बच्चों के साथ उसी पुराने दादर के घर में रहता था। कभी शराब की एक बूंद भी न चखी, हालांकि हर वक्त बोतल पास रहती थी। न जाने कौन कब मांग बैठे। उसकी वाहिद कमजोरी बस धर्मदेव था। न जाने ऐसा अजूबा इंडस्ट्री में क्यों और कैसे जिंदा था। मंगला जानती थी कि वो धर्मदेव के लिए झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं करता, चाहे वो पीने पिलाने की पार्टी में हो, चाहे वो पीने पिलाने की पार्टी में हो हक कर रहा हो। जब उससे वो पूछो यही कहता, कहानी पर बैठे हैं, ट्रायल हो रहा है, ट्यूने सुन रहे हैं। बाद में धर्मदेव खुद कबूल देता तो वो बात बनाने लगता कि धर्म जी तो बस बैठे थे, एक बूंद भी नहीं पी। बिल्कुल शक्की बीवी की तरह वो धर्मदेव की देखभाल किया करता, कहीं वो किसी लफड़े में ना पड़ जाए। उभरते सूरज पर इधर उधर के बादल मंडलाने लगे थे, स्याह घनघोर बादल। रणधीर उसकी नई स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। बड़ा ऊल जलूल आदमी था। उसकी बातों में धर्मदेव आ जाता तो केशव को बताना भूल जाता। तब वो शक्की बीवी की तरह तमाम में बौलाया फिरता। जब वो लौटते और पता चलता किसी खतरनाक जगह नहीं, सिर्फ नारियल का पानी पीने या नुक्कड़ की दुकान पर पान खाने गए थे, तो उसकी जान में जान आती। कोई 12 बजे केशव लौटा। मंगला उसे देखकर बेताल्लुक सी हो बैठी। कल 10 बजे बर्मन साहब मोहन स्टूडियो में पहुंच जाएंगे, रिहर्सल के लिए गाड़ी ले आऊं? मंगला फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसने तो कमबख्त को धर्मदेव की खोज में भेजा था। ये क्या बेपरखी उड़ा रहा है? वो कहाँ है? उसने चिढ़कर पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, हम जा रहे हैं, तुम बर्मन साहब से रिहर्सल का टाइम पूछकर दीदी को बोल दो। मेरे सामने वो और रणधीर साहब मोटर में बैठे और वो कोई बहाना ढूंढने लगा। शायद घर जाकर सो गए। वहां नहीं पहुंचे, फोन किया था। मंगला जिरा करने लगी तो फिर वो मुजरिमों की तरह कायल हो गया। कहाँ मिले थे? वो रणधीर साहब के साथ थे। रीता दीदी को कहानी सुनाना थी। रणधीर खुद 8 बजे से फोन कर रहा है। तो दीदी, मैं अभी जाके देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं, टैक्सी किए लेता हूँ, फोन कर दूंगा। कहा ना तुमसे, कोई जरूरत नहीं। मंगला ने डपट बताई और केशव गर्दन झुकाए खिसक लिया। वो खामोश बैठी सपाट दीवार को घूरती रही।
फिर दबे पांव पंजों के बल चलती गई। टेलीफोन उठाया। एक बार और किस्मत आजमा लेने में क्या हर्ज है। हेलो, उधर से कोई बोला। किसको मांगता? लड़खड़ाती हुई आवाज आई। फिर एक नुकड़ई हंसी की झनकार गूंजी और टेलीफोन का सिलसिला कट गया। चंद लम्हों तक वो अहमकों की तरह रिसीवर पकड़े बैठी रही। कितना सन्नाटा था। बंबई पिछले पहर कैसा गाफिल सो जाता है। पड़ोस में किसी बेवकूफ ने किसी का नल बंद नहीं किया था कि घंटे से ये आवाज उसके कानों में बरमा रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। पहली मंजिल से जमीन कोई 8-10 फुट ऊंची होगी। माफ की जगह फिर से सुन लीजिए। कितना सन्नाटा था। बंबई पिछले पहर कैसा गाफिल सो जाता है। पड़ोस में किसी बेवकूफ ने किसी का नल बंद नहीं किया था कि घंटे से ये आवाज उसके कानों में बरमा रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। पहली मंजिल से जमीन कोई 8-10 फुट होगी। दूर कहीं इमली के पत्ते सिसकियों की तरह चबूतरे की ठंडी ईंटों पर गिर रहे थे और कौवों की चीखें उसके दिमाग में भर गई। धर्म जी, उठिए उठिए। तो कोई उसका शाना मुसलसल पकड़कर हिलाया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो कुएं की तह से उबर कर ऊपर आया। वो वैसे ही कपड़े पहने सोफे पर आड़ा गिरा हुआ था। दर्द की एक सलाख दिमाग में गहरी उतरती जा रही थी। दीदी, अस्पताल, केशव बके जा रहा था। वो हड़बड़ा कर एकदम बिल्कुल जाग गया। क्यों? क्या हुआ? क्यों अस्पताल? टिंचर की शीशी पी ली। माँ जी की आंख इत्तेफाक से खुल गई। धर्मदेव ने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और भागा। शाम को कहीं जाके यकीन हुआ कि मंगला की जान खतरे में नहीं रही। धर्मदेव 1 मिनट के लिए भी अस्पताल के बरामदे में पड़ी हुई बेंच से नहीं हिला। अगर मंगला को कुछ हो जाता तो वो चुपके से उठकर बाहर चला जाता और किसी मोटर के सामने आ जाता। वो उसके बगैर एक पल भी जीने को तैयार नहीं। वो खुदकुशी के सिनेरियो लिखता रहा, मिटाता रहा। बड़ी मुश्किल से लोग उसे घसीट कर घर ले आए। दूसरे दिन मंगला को घर ले आए, मगर अभी उसे मिलने की इजाजत न थी। सारा कामकाज एक तरफ फेंक के वो मंगला के बरामदे में धरना देकर बैठ गया। भूखा, प्यासा और गुमसुम, सब्र शुक्र का मुजस्समा। यहां तक कि दुश्मनों के दिल भी पसीज गए। जो ही मंगला की तबीयत ठीक हुई, दोनों की शादी हो गई। होटल की 1000 बार औंटी हुई चाय पीने वाले को अगर ट्रे में नफीस नीलगिरी की पत्तियां केतली में दम करके मिले तो उस चाय में विस्की जैसा नशा होता है। धर्मदेव की कहानी पर काम करने 20 बार महाबलेश्वर आ चुका था। वहां औंटी हुई चाय से भी ज्यादा औंटी हुई छोकरियों का लंगर भी बना करता था, मगर धर्मदेव कभी उस लंगर से समझौता न कर पाया। उसने बहुत अपने दिल को धोखा देने की कोशिश की। बदमजाक, आबरू बाख्ता लड़कियों पर एक रात के लिए आशिक भी होना चाहा। गर्म और भुनी हुई मुर्गी के बलबूते पर गुरुदेव की गीतांजलि और शरद बाबू की मीश दीदी पर भी तबादला ख्याल किया, मगर उनकी खुरदरी बक्सी हुई हंसी ने हमेशा आंखों में आंसू भर दिए। वेस्ट व्यू होटल की पुरसुकून फिजा में मंगला का प्यार और इबादत का सा तकद्दुस लिए
वेस्ट व्यू होटल की पुरसुकून फिजा में मंगला का प्यार और इबादत का सा तकद्दुस लिए हुए था। उन हसीन लम्हों के बगैर वो अब तक कैसे जिंदा था? क्या है माकत है, इंसान अपना वक्त, कितना वक्त शोहरत और दौलत के पीछे भागने में ज़ाय कर देता है। धर्मदेव ने बड़ी संजीदगी से फैसला किया कि आइंदा वो सिर्फ हनीमून ही मनाएगा, एक मुसलसल कभी ना ख़त्म होने वाला हनीमून। लेकिन 5वें रोज़ से ही लोगों ने उन खला में खोए खोए प्रेमियों पर कमंदें फेंकना शुरू कर दी। होशियार और चाबुकदस्त डायरेक्टर 6 दिन की शूटिंग 4 दिन में ख़त्म कर सकता है। क्या हनीमून के 8 दिन कुछ थोड़ी सी एडिटिंग से सुकेड़े नहीं जा सकते? सारी उम्र ही पड़ी है चूमने चाटने को, कोई भाड़े का माल तो है नहीं कि खान उसे एक नशिस्त में निपटाए। दिल्ली यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर इंतज़ार कर रहे हैं। जुनूबी हिंद से जो चेक आया है उसके बलबूते पर खाम फिल्म का ऑर्डर बुक करना है, स्टूडियो की तारीख तय करना है। अव्वल नंबर स्टेज पर घर जाने का खतरा है, वहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है और आप हनीमून मना रहे हैं। 8 दिन में तो बादशाहतें लुट जाती हैं, 8 दिन में तो बादशाहतें लोटपोट हो सकती हैं। रोज़ कितने महल ढह जाते हैं, ज़बानी फिल्में बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। ये लाइन ऐसी नहीं है कि इसे क्लियर छोड़ दिया जाए। ज़रा सी गफलत से फंसी चिड़िया उड़ भी सकती है। क्या खबर किसी दूसरे जाल में जा फंसे। आखिर कितनी हनीमून बाकी रह गई? एक सेट पर थोड़ा सा काम रह जाए तो फिर कट लगवा कर पूरा कर लेते। हनीमून ही तो हुआ, मौत और जिंदगी का सवाल तो नहीं। मेरी मानो तो यहाँ से सीधा नागपुर चले, बस वहाँ इमली के पेड़ के नीचे प्यार करें। धर्मदेव ने मंगला को मशवरा दिया। उसकी वजह से कितनी फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग रुकी पड़ी थी। छठे रोज़ कुछ मनचले फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट दूल्हा दुल्हन की ताज़ा तरीन तस्वीरें लेने पहुंच गए। उनसे जान छूटी तो केशव डाक का थैला और फलों का टोकरा लेकर आन धमका। वो दफान हुआ तो हनीमून कुछ किरकिरा सा हो गया। शादी धर्मदेव को रास आई और उसका शुमार फिल्म इंडस्ट्री की किस्मत बनाने वालों में होने लगा। पहले बेटे की पैदाइश पर जो फिल्म रिलीज हुई वो सुपरहिट साबित हुई। लोग उसके नाम की कस्में खाने लगे। धर्मदेव की पूजा शुरू हो गई। धर्मदेव टेक्निक, धर्मदेव टच, धर्मदेव स्टाइल, धर्मदेव मगही पान का दिलदादा है। वली नाका के पान वाले की दुकान हिट हो गई। धर्मदेव जुहू होटल में बैठकर स्क्रीन पे तैयार करवाता है। जुहू होटल में कमरा मिलना मुश्किल हो गया। धर्मदेव का दर्जी आम वाला, नारियल पानी वाला, चाट वाला, मंगला का सुनार, बनारसी साड़ियों वाला, चूड़ी वाला। अगर धर्मदेव की हिट फिल्म की रिलीज से पहले वो इत्तेफाक से कहीं कीचड़ में फिसल पड़ता तो तमाम होशियार प्रोड्यूसर क्यों बनाकर उस कीचड़ में फिसलने लगते और उसकी मिट्टी तबर्रुक बन जाती। शादी और बच्चों में डूबकर मंगला ने काम छोड़ दिया। सिर्फ धर्मदेव की फिल्म में गाने गाती। दूसरे बेटे की दफा मंगला कुछ बीमार हो गई, इसलिए फिल्म के रिलीज पर धर्मदेव अकेला ही दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद के टूर पर गया। जहां वो जाता डिस्ट्रीब्यूटर्स के एजाज में हंगामा खड़ा कर देते। फिल्म स्टार से भी कुछ बढ़ चढ़ के पब्लिसिटी की जाती। लोग उसको घेर लेते। शौकीन लड़के और लड़कियां, शोहरों से उकताई हुई हसीनाएं, बिगड़े नवाबों राजाओं की बिगड़े दिल लड़कियां,
स्कूलों कॉलेजों में फेल होने वाले तुलबा, पेशे से तंग आई हुई रंडियां, सब यही चाहते थे कि जादू की छड़ी से वो उन्हें भी आसमान पर पहुंचा दे। बम्बई टॉकीज के अहाते में लगे इमली के पेड़ वाले चबूतरे पर बैठा वो झेपा, शर्माया, कमसिन लड़का अब तक अपना मकाम ना पहचानता। इमली के पेड़ वाले चबूतरे पर बैठा हुआ वो झेपा, शर्माया, कमसिन लड़का कब तक अपना मकाम ना पहचानता। उसकी पसंद और नापसंद इंडस्ट्री का ईमान बन गई थी। उसने जिसे हाथ लगाया वो सोना बन गया। वो अभी तक वो दिन नहीं भूला था जब वो कामयाब नहीं हुआ था। एक ना तराशीदा हीरा था जो मनो मिट्टी के बोझ तले दबा पड़ा था। उसे मेहनती और शौकीन नौजवानों से हमदर्दी थी। उसने अपने कई असिस्टेंट अव्वल दर्जे के डायरेक्टर बना दिए, गुमनाम लोगों को चमका दिया। अगर उसने किसी को इस काबिल ना समझा तो उसका फैसला नसीब बन गया। वो कभी ना उभर पाया। उसके इंतखाब पर लोगों को हैरत होती थी। उसका निशाना अचूक था। धर्मदेव ने कुछ यूं ही सा पढ़ पढ़ाकर तालीम छोड़ दी थी और फिल्म के चक्कर में घर से भाग खड़ा हुआ था। उसके दिल में आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए बड़ी इज्जत थी, मगर एक अजीब किस्म की चिढ़ भी थी। वो उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां और अदब के मैदान में कदर मंजिलत देखकर बेहद मरूब हो जाता, लेकिन फिल्मी सिचुएशन गढ़ने में खुद उसकी जैसी महारत नहीं रखते थे वो, तो उसकी अना को बड़ी तक़वियत मिलती। फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने के लिए किसी बड़ी तोप की ज़रूरत नहीं, बढ़ई का काम है। जो भी ज़रा सीधी कील ठोकना जानता है बेहतरीन कहानी बना सकता है। और फिर वो तो पारस का पत्थर था। सुधीर बड़ी सीधी कील उतार लेता था। उसकी कई हिट फिल्में लिख चुका था। हर वक्त का साथ उठना बैठना, दोस्ती भी थी और काम भी मर्जी के मुताबिक हो जाता था। मगर धर्मदेव मुश्किल पसंद था। एक दिन वैसे ही वो कुछ चिढ़ा हुआ सा बैठा था। बड़े हीरो हर बात में दखल देने की पोजीशन पर पहुंचे हुए थे और दखल अंदाजी से धर्मदेव की शान को बट्टा लगता कि खुद उसकी पोजीशन कोई मामूली ना थी। हालांकि डायरेक्टर की अहमियत दिन ब दिन कम हो रही थी। वो उन गिने चुने डायरेक्टरों में से था जिनकी अब तक साख बंधी हुई थी। सुधीर एक एक सीन 10-10 मरतबा लिख चुका था, मगर धर्मदेव मुंह बिस्का रहा था। कुछ बात नहीं बनी, मजा नहीं आ रहा है, वो हर सीन सुनकर कह देता। 2 दिन पहले वो बंगाल के एक मशहूर स्क्रिप्ट राइटर से मिला था। दिमाग कुछ बुलंदियों की तरफ परवाज कर रहा था। अब मेरी मजबूरी पर गौर नहीं करते। असल में ये रोल इंडस्ट्री का कोई हीरो नहीं कर सकता। ठोक पीट कर उसके कद पर लिबास फिट करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई ढंग का हीरो दीजिए। फिर आप सीन सुनकर फड़क ना उठे तो जो चोर की सजा वो मेरी। सुधीर ने चक्कर दिया। अब इंडस्ट्री के बाहर से किसे लाया जाए? नया लड़का। अब खुद ये रोल क्यों नहीं करते? हम घास खा गए हो क्यों? आप जितना इस रोल को समझते हैं, ना किसी बड़े हीरो को इतनी दिलचस्पी और ना ही कुछ ज़्यादा फिट होता है। ये ही मैन का रोल है, किसी ढीले डाले हीरो के बस की बात नहीं। फिर नाक नक्शे में भी रईसाना रोबदाब होना चाहिए। हीरो है तो राजकुमार, और आपको कोई पिक्चर बेचने के लिए हीरो लेता नहीं।
आपके पिक्चर वैसे ही हाथों हाथ जाती है, फिर उनकी औंधी सीधी क्यों झेलें? हीरोइन तो आप हमेशा मामूली ही लेते हैं, बस सारी मुसीबत हीरो की रह जाती है। मगर मस्का कुछ काम करने लगा था। खाम खा का तकल्लुफ है। देखिए, राज कपूर किस ठाट से फिल्म बनाते हैं, क्या बात है उसमें? कौन सा हम्फ्री बोगार्ड है, मगर दुनिया दीवानी है। पूछिए क्यों? अच्छा डायरेक्टर है और रोल अपने ऊपर फिट करवाता है, उसे समझता है, पसंद करता है और निभाता है। धर्मदेव अब वैसा नाजुक अंदाज तो नहीं था जैसा हुआ करता था। जिस्म भर गया था, देखने में माफ कीजिएगा माफ कीजिए देखने में जरा गोल मटोल सा हो गया था। फिर भी समुद्री डाकू के लिबास में कुछ मज़ाक़ा खेज लग रहा था। चेहरे की कुदरती मलाहत और नरमी गुल मच्छियों और मूछों से भी नदबी। फिल्म धड़ से गिरी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर उसकी अगली फिल्म में पहले ही से खरीद चुके थे और भारी एडवांस भर चुके थे, उन्होंने इस फिल्म को चुपके से ही दफन कर दिया और लाश ऐसी गाड़ी कि कुछ पता ही नहीं चला, और जल्दी से दूसरी फिल्म की धूमधाम शुरू कर दी। उसका हीरो भी धर्मदेव था। नहायत लचर सी भौंडी कॉमेडी थी, मगर गाने ऐसे हिट हुए कि शायद लोगों ने आंख बंद करके देख ली और हिट हो गई। और जो चीज़ हिट हो जाए वो जायज़ बल्कि लाजमी। उन 2-3 गुलगपाड़े की फिल्मों से वो हीरो बन गया, मगर सिर्फ अपनी कंपनी का। बाहर कोई जुआ खेलने को तैयार ना हुआ। बजाय बाहर के हीरो को पैसा देने और उसके नखरे सहने के, धर्मदेव ने फिल्मों में सेक्स अपील बढ़ा दी। गाने, नाच, मारधाड़ और छोकरियां भर दी। पब्लिसिटी चौगुनी कर दी। हर फिल्म को खूब धूम धाम से उठाया जाता। सिनेमा में गानों पर पैसे फेंकवाए जाते, ताली मारने वाले बिठाए जाते। यही तालीबाज जब किसी और फिल्म की रिलीज होती तो वहां हूट करने को पहुंच जाते। इस अंडरहैंड पब्लिसिटी का इंचार्ज केशव बगैर पूछे गुछे खुद बन गया था। धर्मदेव को तफसील नहीं मालूम थी। कभी तो अपनी लचर सी फिल्म के हिट होने पर बड़ी नाउम्मीदी और कोफ्त होती। पब्लिक का मजाक कितना भौंडा है। हाँ, जहां फिल्म रिलीज होती वो पब्लिसिटी के लिए जाने में कोई ऐप नहीं समझता और ज़रूर जाता था। डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ बड़ी शानदार दावतें उसके एजाज़ में करते। हैदराबाद में उसकी नई फिल्म के रिलीज़ पर उसे एयरपोर्ट से पूर्व से सजी मोटर में लाया गया। रक्स और सुरूर की महफिलें जमी, शराब पानी की तरह लुटाई गई। उसने एक यतीम खाने का मुआयना किया और 10,000 रुपये का अतिया भी दिया। एक हुस्न के मुकाबले की सदारत की, जिसमें ऐन वक्त पर अवाम के एहतजाज पर शरीफ घरानों की लड़कियां गायब हो गईं। सिर्फ पेशावर खवातीन आई। एक नए सिनेमा हाउस का इफ्तिताह भी बड़ी शान और शौकत से हुआ। कोई तेलुगु फिल्म थी। रिबन काटने के लिए चांदी की कैंची पेश की गई। तेलुगु फिल्म बेइंतहा तवील थी। बीच में वो ऊब भी गया, मगर नाच लाजवाब थे। खास तौर पर वो एक दुबली पतली लड़की को देखकर तो कतई जाग पड़ा। ये कौन है? उसने केशव को मुखबरी के लिए दौड़ाया। अरे मद्रास की कोई लौंडिया है, पहले स्टेज पर शो दिया करती थी, रत्ती पर काम की नहीं, एकदम लकड़ी की तरह सूखी। केशव जानता था धर्मदेव को लबालब किस्म की छोकरियां पसंद हैं।
अपने घर जैसी सूखी मारी लड़कियों को कौन देखने आता है? खाई पी हीरोइन जचती है, बस मिकदार में धड़ यूं होना चाहिए। फिर धर्मदेव को याद आया कि एक सांवली सूखी सी लड़की को किसी ने इंटरवल में मिलाया था, मगर उसने नोटिस नहीं लिया था, आगे बढ़ गया था। मालूम करो है या गई? उसने केशव से कहा। अभी तो यहीं थी, फिल्म के प्रीमियर पर आई होगी। शो के बाद जब डिनर पर वही लड़की एक कोने में सहमी डरी नजर आई तो उछल पड़ा। वो देखो, वही है ना? उसने केशव की पसली में कोहनी मारी। किधर? वो छाती सहलाने लगा। अरे वो मोनिस सेठ है ना? अरे यहाँ सॉरी, वो मोटा सेठ है ना? अरे यहाँ तो हर तीसरा आदमी मोटा सेठ है बॉस। अबे वो शोकेस के पास कुछ देख रही है वो। अरे वो तो बाहर जा रही है। अरे हटाओ बॉस, छिपकली जैसी एकदम सूखी। केशव मुंह बनाने लगा। लड़की बाहर नहीं गई, सिर्फ झांक कर लौट आई। हिरनी जैसी तरी हुई नजरों से किसी को मजमे में ढूंढ रही थी। बादामी रंग की सब्ज कवर की साड़ी, सब्ज मैचिंग ब्लाउज में कुछ थकी हुई और बीमार सी लग रही थी, जिसे अभी यरकान से उठकर आई हो। वो जिसे ढूंढ रही थी वो अब तक नहीं मिला था। उसकी आंखें मजमे पर से भटकती हुई पल भर के लिए धर्मदेव की आंखों से जुड़ी, फिर छपक गई और वो मुंह मोड़े सर झुकाए दूसरे कमरे की तरफ भटक गई। मेहमान खुसूसी से सबका तारुफ कराया गया। ये जरीना जमाल अपने ही जैसी मरियल सी सफेद साड़ी में मलबूस एक औरत का बाजू थामे खड़ी थी। शायद उसकी मां थी। आपका डांस बहुत अच्छा था जी। उसने बच्चों की तरह दांत निकोस दिए। दांत हमवार हैं। धर्मदेव ने अपने मोती जैसे दांतों पर जबान फेर कर सोचा। आपको हिंदी आती है? धर्म ने पूछा। जी नहीं, मगर हिंदी बोल जो रही हैं। जी ये तो उर्दू है। ओ। धर्मदेव उसकी सुबक नाक और होठों की बेसाख्ता बनावट पर नजर जमाकर बोला, वो एक ही बात है। ये मेरी वालिदा हैं। आधा वर्ष धर्मदेव ने लखनवी सलाम झाड़ा। नमस्ते, माँ ने हाथ जोड़कर जवाब दिया। आप बंबई की फिल्मों में काम करेंगी? क्यों? जरीना ने अहमकों की तरह कहा, और धर्मदेव कुछ लाजवाब होकर बेसाख्ता हंस पड़ा। दूसरे मद्दाहों ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली और वो उनकी तरफ मुड़ गया। आज क्या हो गया बॉस को? केशव आप खोल रहा था। धर्मदेव ने दूसरे दिन सुबह आंख खुलते ही जरीना जमाल की मां के पास पैगाम भेजा। फिलहाल 500 रुपया महीना, जब फिल्म शुरू होगी तो 1000। धर्मदेव प्रोडक्शन से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। बगैर इजाजत बाहर काम नहीं करेगी, और अगर करेगी तो मुआवजे का 50% कंपनी को देना होगा। 500? जरीना जमाल ने काली काली आंखें मूंद ली और खन खन हंस पड़ी। शाम को कॉन्ट्रैक्ट हो गया। माँ बेटियां खाम न समझी। आप जो मुनासिब समझें, माँ ने रोई रोई आवाज में कहा। बिन बाप की बच्ची है। रेड्डी साहब तेलुगु फिल्म के प्रोड्यूसर, खानदानी दोस्त हैं, अपनी बच्ची समझते हैं। देर तक बातें होती रहीं। जरीना उकताई हुई कभी छत पर लटके फानूस को तकने लगती,
कभी कालीन के फूल गिरने लगती। वो क्या नाम है चिड़िया का? उनके जाने के बाद धर्मदेव ने केशव से पूछा, चिड़िया? कैसी चिड़िया? वो होती है ना, फाख्ता। फाख्ता सुना है, खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। इससे ज्यादा केशव नहीं जानता था। इस छोकरी को देखकर फाख्ता याद आती है, धर्मदेव ने खुद से कहा, और चांदी की कैंची से नाखून कतरने की कोशिश करने लगा। वापसी पर सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पूरा स्टाफ मौजूद था। 2-4 डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मौजूद थे। यार, एक राय लेना है तुमसे। सीपी के डिस्ट्रीब्यूटर अग्रवाल जी बड़ी राजदारी से अलग ले जाकर बोले, उनके साथ एक फड़कती हुई छोकरी लगी हुई थी। क्या बात है? कैसी रहेगी? उन्होंने भड़कदार छोकरी की तरफ आंख मारी। कौन? त्रिवेणी। धर्मदेव। त्रिवेणी ने निहायत शीरीनी में डूबी हुई आवाज में आदाब किया और ढेरों काजल लगी छोटी छोटी अंदर को घुसी आंखें टपटपाने लगी। देव के साथ प्रदीप की पिक्चर में डाल रहा हूं। यार, तुम्हारी राय जरूरी है। तुम लौंडियों को तौलने नापने में माहिर हो। कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। कैमरामैन से पूछो, मैं कैसे बता सकता हूं? अमा यार, तुम ना बताओगे तो साला कैमरामैन क्या बताएगा? फिर करीब झुककर कान में बोले, सेक्स अपील के बारे में क्या ख्याल है? धर्मदेव हूं हाँ करके टालने लगा। भला सेक्स अपील के बारे में क्या पता चल सकता है? न जाने कितनी असली है, कितनी नकली। 100% जेन्युइन माल है। अग्रवाल जी ने चश्मदीद गवाह की हैसियत से यकीन दिलाया। लेते हो अपनी फिल्म के लिए? सीपी के हुकूक तकसीम मेरे। देखेंगे। धर्म ने टाला। तो चलो वर्सोवा, रणधीर को भी बुलवाए लेते हैं। जरा रहेगी यार। अग्रवाल ठहरे तो रिट्स में थे। एक कॉटेज बिजनेस के लिए वर्सोवा में ले रखी थी। यार, बच्चे की तबीयत नहीं अच्छी। हमें सिखा रहे हो, दांत निकल रहे हैं बच्चे के। एक गिलास में कौन सी देर हो जाएगी? मगर कभी एक गिलास शैतान की आंख हो जाता है। त्रिवेणी समुद्र में डुबकी लगाकर आई थी। अग्रवाल जी झूठ नहीं बोल रहे थे। त्रिवेणी सर से पैर तक जेन्युइन थी, बल्कि डुगडुगी की तरह ऊपर से नीचे अफरात। बीच में कमर ऐसी कि छल्ले में पिरो दो। एक फोटोग्राफर भी भटकता भटकाता आ निकला। वो फौरन पोज देने लगी। उसकी उंगलियों के बीच में रेत भर गई थी जो बुरी तरह खटक रही थी। उसने पैर धर्मदेव की गोद में रखकर हुक्म दिया, ये देखो। क्या मैं झूठ बोल रही हूं? देखो ना। धर्मदेव देखने लगा तो कैमरे ने आंख मार दी। कभी एक पैक भी शैतान की आंख की तरह लंबा हो जाता है। और 2-4 लोग आ गए। जब सुबह वो घर पहुंचा तो सुबह के 5 बजे रहे थे। सोचा शायद मंगला रूट कर मैके चली गई हो। बेबी सिक हो गया, उसको अस्पताल लेकर गया। गोरखे ने बताया, हनीमून के 8 दिन की रंगरलियों के बाद कभी इत्तेफाक से ही मियाँ बीवी का मिलन हो जाया करता था। दिन रात की शूटिंग, एडिटिंग और फिर जगह जगह रिलीज। इसके बावजूद मंगला फिर उम्मीद से थी।
अभी बबलू 10 महीने का था, कभी वो भी मशगूल थी, रोज़ ही कोई ना कोई रिहर्सल या रिकॉर्डिंग चलती रहती थी। अच्छा वक्त गुजर जाया करता था, पर शादी के बाद उसकी हैसियत एक शोपीस की सी रह गई थी। वो धर्मदेव की सजावट की चीज़ की तरह उसके पहलू में रख दी गई थी। एयरपोर्ट से कहाँ चले गए थे? जिरा शुरू हुई। एक डिस्ट्रीब्यूटर से चेक लेना था, पेमेंट रुका हुआ है रिकॉर्डिंग का। वो बहाने बनाने लगा। वर्सोवा में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है? रहता नहीं। वो अग्रवाल जी ने कॉटेज लिए, तुमसे मना किया, उस अग्रवाल से ना मिला करो, दलाल है हुआ। कौन थी आज उसके संग? कैसी बातें करती हो? पद्मा होगी? नहीं, पद्मा नहीं तो सबीना होगी। ओफो, तुम तो पीछे पड़ जाती हो। सबीना मद्रास गई है, मगर थी तो कोई जरूर। कौन थी? आखिर बताते क्यों नहीं? अरे वो थी कोई कमबख्त, नाम नहीं याद आता। वो जो दिल्ली से भगा कर लाया है, वही मोटी भैंस। मुझे क्या मालूम कहां से भगा कर लाया है, मैं तो हैदराबाद। पेट के बच्चे ने उसे बेहद चिड़चिड़ा बना दिया था। वहां भी होगी कोई? अरे वहां कोई भी नहीं थी, तुम्हारी जान की कसम। हाँ, खाओ मेरी जान की कसम कि मरूं तो ऐश की छूट मिले। अच्छा पूछ लो केशव से। पूछ लिया है तो? हाँ, कहाँ ठहराया है? दिमाग खराब हुआ है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट किया तो संग लाए नहीं। क्या ओंगी बोंगी बातें लगा रखी हैं। कहाँ ये हरामजादा केशव? आने दो साले को। धर्मदेव लाजवाब होकर बड़बड़ाने लगा। हर बात में शक करती हो, एक हद होती है। बेकार को गुस्सा दिलाती हो। केशव को क्यों गालियां देते हो? उसने तो बल्कि ये कहा कि बिल्कुल थर्ड क्लास लड़की है, सूखी खपच्ची। मंगला जरा नर्म पड़ी। नहीं जची तो टाल देंगे। बड़ी बेवकूफ सी लड़की है। माँ बीमार है, बाप है नहीं। धर्म ने मंगला को नरम पड़ते देखकर हैदराबाद से लाई हुई चीजें सूटकेस से निकाल कर दी। रहा सहा गुस्सा भी रफू चक्कर हो गया। वो झुका हुआ सामान निकाल कर उसे आगे डालता जा रहा था और हैदराबाद रिलीज की रिपोर्ट भी देता जा रहा था। गाने तो एक सुपरहिट। सूटकेस की तह में वो चांदी की कैंची भी पड़ी थी जो सिनेमा हॉल की रस्म इफ्तिताह के मौके पर उसे पेश की गई थी। वो कुछ देर उसके दूध जैसे सफेद फल देखता रहा, फिर मंगला की गोद में डाल दी। एक चीख मारकर मंगला कैंची झटक कर खड़ी हो गई, जैसे वो चांदी की चीख मारकर मंगला कैंची झटक कर खड़ी हो गई, जैसे वो चांदी की कैंची नहीं, फनफनाता हुआ सांप था जिसने उसके वजूद को डस लिया। तुमने मेरी हरी भरी गोद में कैंची डाल दी? ये कोई अच्छा शगुन है? बड़ी मुश्किल से बहलाने फुसलाने के बाद वो काबू में आई। अरे इससे कुछ नहीं होता पगली। ऐसी हालत में औरतें कैसी तहव्वुम परस्त हो जाती हैं। होता क्यों नहीं? कैंची का शगुन हमेशा बुरा होता है। पति पत्नी के बीच कैंची चल जाती है तो उठाकर फेंक दो। नहीं, असली चांदी की है। अच्छा तो ऐसा करो, पूजा के लिए सिर्फ फूल काट कर लाया करो, सारा पाप धुल जाएगा। हाँ। जब मंगला उसके बाजू पर सर रख के सो रही थी
तो उसको बेइंतहा प्यार आया। वाकई इतनी लड़कियां दिन रात उसके गिर्द मंडलाती रहती हैं, मगर कोई भी तो नहीं जचती। जैसे मंगला ने उसके दिल में घुस के अंदर से दरवाजे बंद कर लिए हों और ऊपर से कुंडी चढ़ा दी हो। और वो अहमक सी अरकान ज़दा लड़की बार बार क्यों कांटे की तरह दिमाग में चुभती है। शायद उसका निशाना इस बार गलत बैठा, उसने गलत मुआहिदा कर लिया। तभी उसके भीतर का मुकम्मल इंसान अपनी हमाकत पर पछता रहा है। मगर ऐसा क्या अंधेर है? मुआहिदे से ग्लू खलासी कोई ऐसी नामुमकिन बात तो नहीं। जरीना जमाल अपनी माँ के साथ वादे से कुछ पहले ही आ गई। धर्म तो भूल भी चुका था कि वो लोग कब आने वाले हैं। मंगला को तार मिला, उसने बहुत चाहा कि धर्म को इत्तला देकर, माफ़ कीजिएगा, मंगला को तार मिला, उसने बहुत चाहा कि धर्म को इत्तला दे, मगर वो कलकत्ता रिलीज पर गया हुआ था। माँ बेटी को देखो से बड़ा तरस है। हवास बाख्ता, हाँपती कांपती बड़ी भी और उजाड़ सूरत एक्स्ट्राओं से बदतर कपड़े पहने गुमसुम सी लड़की। ऊपरा कमरा अब तक धर्मदेव की किताबों और पुराने फाइलों से अटा पड़ा था। जरीना ने बहुत कहा वो ज़मीन पर ही सो जाएगी, मगर उसने एक पलंग और डलवा दिया और फाइल वगैरह बक्स में भरकर मचान पर डलवा दिया। ये चोइया क्या फिल्म लाइन में टिक सकेगी? पहले ही शॉट पर रोक कर भाग खड़ी होगी। मंगला ने उसे देखकर सोचा। बातचीत से मालूम हुआ उसकी कोई राय नहीं। जरूर सब कुछ कराती है, सो करना पड़ेगा। तेलुगु फिल्म में काम कर चुकी है, मगर तेलुगु फिल्म हुआ क्या, दूसरी जबानों के फिल्म पर कुछ फजूल सी मद लगते हैं। मगर ये उन जहर की पुड़ियों से 1000 दर्जे बेहतर रहेगी। धर्म इसके चक्कर में खाक फंसेगा। अच्छा है कोई फुसफुसी हीरोइन मुस्तकिल हो जाए तो धड़का जो जी को हरदम लगा रहता है उससे निजात मिलेगी। मंगला ने दोनों की बेइंतहा खबरगिरी की। कंपनी के खर्च पर डॉक्टर बुलवाया, वरना वो तो लड़त रही थी। बेचारियां। जरीना तो मुसिर थी कि माँ के लिए जो खिचड़ी या शोरवा पकेगा वही खा लेगी, मगर मंगला उसे ज़बरदस्ती खिलाती कि ज़रा तो बोटी चढ़े। धर्म मसनूई ठूसम ठास से सख्त नफरत करता था। कभी सेट पर कोई मंचली सेक्स अपील बढ़ा आती तो फौरन से मेकअप रूम में वापस भिजवा देता और कूड़ा करकट बाहर निकलवा देता। वैसे सूखी मारी है, मगर चाल में एक अजब रचाव है। गर्दन कसी मोरनी जैसी उठाती है, पुष्ट में जरा भी कुम नहीं है, कमान की तरह खींची रहती है। माथा बड़ा खिचपिच है। धर्म बाल नोचने का कायल नहीं, मगर फिल्म स्टार बनने के कोई आसार नहीं। अगर होते तो शायद खुद मंगला को इतनी प्यारी ना लगती। वो बड़ी देर तक उसे बनाव सिंगार रख रखाव सिखाती, कपड़े मैच करके खुद अपने हाथों से उसके तरह तरह के बाल बनाती, फिर बड़े सलीके से हल्का हल्का मेकअप करके देखती कि वाकई वो तो कुछ से कुछ निकल आई। अपनी साड़ी ब्लाउज पहनाया, जरा टांके लगाने पड़े। चलो कोई थोड़े से कपड़े खरीद लो, मैं तैयार होकर तुम्हें पुकार लूंगी। वो झटपट तैयार हुई। जरीना जब नीचे आई तो मुंह धुला हुआ था, बाल सपाट और कपड़े सलीके से तय कर लाई थी। कपड़े पहने ही रहती और मेकअप क्यों धो डाला? उसने टोका। वजू करना था और कपड़े ये क्या बुरे हैं? उसने वजू के माने समझाए। लो भाई, ये आई हैं हीरोइन बनने
और साथ में माला जप्ती चली आ रही है। मंगला का जी उदास हो गया। महफूज किस्म की हीरोइन उसके नसीब में नहीं। ये तो एक्स्ट्रा बन जाए तो बड़ी बात है। अम्मा ने कहा, कपड़े बहुत हैं, 2 तौलिए ले आओ। उसने 10 रुपए का नोट नचाकर कहा, तुम पैसे की फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे पैसे में से एडवांस ले लिया है। मेरे पैसे? जरीना जमाल ने आंखें झपकाई। तुम्हारी तनख्वाह महीने की 1 तारीख से शुरू हो गई है, मगर मैं तो 18 को आई हूं। 1 तारीख तो बहुत दूर है। बड़बड़ बहुत करती हो, तुम्हें इससे क्या? मैं जो कहती हूं चलो, मंगला ने डांटा। धर्मदेव आया तो मंगला ने जरीना जमाल का जिक्र करके उसका दिमाग चाट लिया। उसका एक डांस डाल दो। अपने सर में डाल दूं, फिल्म तैयार हो गई। तो क्या एक डांस नहीं डाल सकते? कहां डाल दूं? धर्म चीख पड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर भी दबी जबान से कह रहा था, कोई थोड़ा सा मसाला हो जाएगा, और गाना भी तो चाहिए। वो मेरी ठुमरी तुम्हें बहुत पसंद है ना, फूल गेंदुआ, बस उसी पर बोल लिखे जाए। दादा को फोन करूं? इधर आओ। क्या? पहले एक प्यार दो। धर्म ने उसकी कलाई पकड़ ली, तक वो दोहरी हो गई। तो फुल गेंदुआ कैंसिल। रिश्वत देकर रातों रात गाने के बोल चिपकाए गए। रिहर्सल हुई और तीसरे दिन रिकॉर्डिंग हो गई। 9वां महीना लग चुका था। 7 डॉक्टर बैठा था, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। बहुत उसे यूं कुछ करने का मौका मिला था। उसकी रिकॉर्डिंग पर वैसे भी बड़ी भाग दौड़ मचा करती थी। अब तो मालूम होता था इमरजेंसी आ गई है। दादा मुंह बना रहे थे कि ऐसे पूरे दिनों में सांस फूल जाएगी, मगर रिकॉर्डिंग के बाद जब गीत सुना तो उसमें गर्भवती ने अपना सारा रस निचोड़ दिया था। बोझल सांस से दादा ने वो काम लिया कि मालूम होता था कोई रसवंती जज्बात की शिद्दत से हाँप रही है। जब उसने जरीना को यह खुशखबरी सुनाई तो वह ऐसे हक्का बक्का रह गई जैसे उसके साथ इंतहाई जुल्म हुआ है। मंगला कुछ फीकी सी रह गई, मगर रिहर्सल में उसने जान निकाल कर रख दी। शूट तैयार था। जरीना जमाल का पहला शॉट था। उसकी किस्मत का फैसला उसी पहले शॉट पर था कि उसकी किस्मत में फिल्म स्टार बनना है या फिर गुमनामी के गार में उतरना है। अगर यह डांस कूड़ा हो गया तो अरे भाई आखिर देर काहे को हो रही है? वो नहीं पहनती। मेकअप मैन भी नया हुआ आया, क्या नहीं पहनती? ड्रेस? क्या? सारा स्टूडियो मुजस्सम सवाल बनकर रह गया। धर्मदेव के सिर पर किसी की इतनी मजाल कि उदूले हुक्मी करे, और वो भी एक गुमनाम सूखी सी छोकरी। उसे कहो 5 मिनट के अंदर ड्रेस पहनकर सेट पर आ जाए। धर्म ने बड़े जब्त से कहा। 10 मिनट बाद मेकअप मैन गुस्से से बिफरा हुआ लौटा। धर्मदेव जब मेकअप रूम में दाखिल हुआ तो जरीना मेकअप किए स्टूल पर बैठी थी। यह ड्रेस ठीक नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। इसका फैसला तुम करोगी। फिर कौन करेगा फैसला? जो भी करे, तुम। तो वही ये ड्रेस पहने, उसने निहायत ढिठाई से कहा। जानती हो तुम क्या कह रही हो? जी, कि ये ड्रेस तुम नहीं पहनोगी। नहीं, उसने मरी हुई आवाज में कहा। फिर शूटिंग नहीं होगी। नहीं, जानती हो, फिर तुम कभी फिल्म में काम नहीं कर सकोगी। कम से कम बंबई में तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। जानती हो, मगर ये ड्रेस नहीं पहनोगी। नहीं। पता नहीं, अगर कोई और होता तो धर्म ने उसे लात मारकर निकाल बाहर किया होता।
उसे अपने तहम्मुल पर ताज्जुब हो रहा था। बताओगी कि क्यों नहीं पहनोगी? ये बहुत नंगा ड्रेस है। और ड्रेसमैन कहता है इसके साथ दुपट्टा भी नहीं ओढ़ना है। उसके आंसू बहने लगे। मैंने तो सुना था धर्म जी की फिल्में इन बातों से पाक होती हैं। उसने ड्रेस उठाकर देखा, कितनी रोई ठूसी है। वो खिसियाना रह गया। अच्छा, दुपट्टा हो तो काम चलेगा? उसने इंसानियत से पूछा। जी हाँ, और रोई। वो भी निकल जाएगी। जरीना जमाल ने दांत निकोस दिए और मेकअप दुरुस्त करने लगी। धर्मदेव ने शूटिंग अपने असिस्टेंट पर छोड़ दी और खुद रणधीर के साथ पैडर रोड वाले फ्लैट में नई कहानी पर काम करने चला गया। ये थी अजीब आदमी नॉवेल की दूसरी किस्त। कल तीसरी किस्त सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।